बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, आपके मूड्स अच्छे होंगे और किसी का मूड अगर अच्छा नहीं है तो सुबह सवेरे पाकिस्तान 2 घंटे तक देखिएगा क्योंकि ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं तो आपका मूड यकीनन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और जिनका मूड पहले से अच्छा है उनका जो मूड है वो और ज़्यादा हसीन हो जाएगा। तो टॉपिक्स जो हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं और आपको करना ये है कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो आप कॉल कीजिएगा, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो कॉल करके गुफ्तगू का हिस्सा बनिएगा और अपना एक्सपीरियंस कोई बात करनी हो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन गुफ्तगू की अगर बात की जाए तो गुफ्तगू भी एक फ़न है, जबकि हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोग इस फ़न से नाआशना होते हैं क्योंकि अक्सर लोग इर्द गिर्द जो हमारे मौजूद होते हैं वो हमारी बातचीत का अंदाज़ा हमारी गुफ्तगू से लगाते हैं और उसी से अपनी राय कायम कर लेते हैं, मुस्बत या मनफी। तो लोगों को जो है गुफ्तगू अपनी इस तरह से असरअंदाज करना चाहिए और इस कदर शाइस्ता गुफ्तगू होनी चाहिए, लहजा इस कदर खूबसूरत और शाइस्ता होना चाहिए कि अगले बंदे पर असर छोड़ जाए आपकी गुफ्तगू और सारा दिन आपकी बात याद करके खुश होता रहे। क्योंकि गुफ्तगू ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू इंसान कम्युनिकेशन कर सकता है और अपनी बात दूसरे को समझा सकता है, दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो गुफ्तगू के लिए अल्फाज का चुनाव ख़ास तौर पर बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए और बड़े गिने चुने अल्फाज होने चाहिए। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तो लोगों को इस तरह से बातचीत का ज़रिया कोई बनाए, गुफ्तगू का ऐसा ज़रिया बनाएं और अपने लहजे में ऐसी शाइस्तगी पैदा करें कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आएँ, आपकी बात सुने और उनका दिल करे कि वो आप ही की बात सुनते रहें। जैसे कि मेरा भी दिल करता है कि मैं आपसे बातें करती जाऊँ और आपको यकीनन दिल करता होगा कि मेरी बातें सुनते जाए। ये वैसे मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबका दिल करता होगा सुबह सुबह कि हम इकरा की बातें सुनते रहें। लेकिन जब अच्छी गुफ्तगू हो रही हो तो अच्छे मौसम की बात भी कर लेनी चाहिए और अपनी गुफ्तगू को बड़े ही जामे रखना चाहिए ताकि लोग आपकी गुफ्तगू को सुनकर खुश हो सकें और उसका असर भी उनके ऊपर रहे और शाम तक क्या अगले रोज़ अगले हफ्ते तक उनके जहनों में, उनके दिमागों में आपकी गुफ्तगू जो है वो चलती रहे, आपकी बातचीत जो है उनके दिमागों पर इस कदर असरअंदाज होनी चाहिए। तो अच्छे मौसम की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि बागों के शहर लाहौर में आज मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर का मौसम तो बड़ा खुशगवार है और ठंड यकीनन बढ़ गई है। जब मैं सुबह आ रही थी ऑफ़िस के लिए तो रास्ते में धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, वो करें और गाड़ी की रफ़्तार जो है वो हल्की रफ़्तार से चलाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ियाँ मत दिखाएं क्योंकि आपने एक जगह पर पहुँचना है, दफ्तर पहुँचना है, स्कूल पहुँचना है, टाइम पर पहुँचना है। लेकिन टाइम के साथ साथ आपने अपनी जो रफ़्तार है उसको भी ख्याल रखना है। पहले निकल जाएँ घर से और टाइम से निकल जाएँ। लेकिन अब लाहौर के बाद अगर बात करें इस्लामाबाद की और देखिए कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है तो इस्लामाबाद में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम भी खुशगवार है, ठंड बढ़ गई है। अब रोशनियों के शहर कराची का रुख करते हैं और देखते हैं कि कराची में मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची का मौसम भी यकीनन अच्छा है और लोग इंजॉय कर रहे होंगे। अब चलते हैं, आपको पेशावर लेके चलते हैं और फूलों के शहर में देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर के बाद कोयटा आपको लेके चलती हूँ और कोयटा का मौसम दिखाती हूँ कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है कोयटा के मौसम के हवाले से। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा
कोटा का मौसम सर्द है और ठंड वहाँ पे यकीनन बढ़ती जा रही है और लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे, लेकिन गर्म खाबों का भी इस्तेमाल करें। गर्म कपड़ों का तो मैं कहती हूँ आपको इस्तेमाल करें, एहतियात भी करें, लेकिन गर्म खाबों का इस्तेमाल भी भरपूर करें। अब कश्मीर का रुख करते हैं और देखते हैं आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो था मौसम का हाल। आपने देखा कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब मैं आपको पाकिस्तान के टैलेंट से मुलाकात करवाऊंगी आपकी। ऐसा टैलेंट जिसकी आवाज़ सुनकर सोशल मीडिया के लोग जो है वो तो दीवाने हुए ही हुए हैं, लेकिन मैं उन 2 बच्चों की बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। नाम है उन बच्चों का अदम अब्बास और नुमान हैदर, जिनकी आवाज़ इस कदर खूबसूरत है। उन्होंने एक ड्रामे का टाइटल सॉन्ग तो गाया ही गाया था, लेकिन उसके बाद क्या हिट हुए सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो सुपरस्टार बन गए छोटे छोटे से। तो शाइस्ता शेख उन्हीं बच्चों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाइस्ता, पहले तो हमारी मुलाकात कराइए इन छोटे छोटे नन्हे स्टार से कि इन्होंने किस तरह से इतना सा गाना गाया और सोशल मीडिया पर हिट हो गए हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की ज़मीन तो मौसीकी के हवाले से वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और इसकी नमी की वजह अदम अब्बास और नुमान हैदर जैसे सुपरस्टार और मौसीकी के दिलदादा बच्चे हैं जिन्होंने इस ज़मीन को अभी तक नम रखा हुआ है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ड्रामे का टाइटल सॉन्ग गाया और ऐसा हिट हुआ कि लोग इनकी आवाज़ के दीवाने हो गए। ये बच्चे छोटे छोटे ये सितारे रातों रात सुपरस्टार बन गए। अदम अब्बास और नुमान हैदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। आप मुझे बताइएगा, नुमान हैदर के मौसीकी का शौक किस तरह से पैदा हुआ और कब से गाना गा रहे हैं? मुझे बचपन से ही शौक था और मैं 4 साल की उम्र से गा रहा हूँ। तो ये ड्रामे का जो आपने सॉन्ग गाया है, ये किसने वीडियो बनाई है और रातों रात सुपरस्टार बन गए? आपने तो बड़ा कमाल किया है भाई। मेरे सर सैयद सुलेमान हैदर ने वीडियो बनाई और मैं सबसे पहले अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आपने तो बड़ा ये कारनामा सर अंजाम दिया। इससे पहले आप कहाँ थे? पहले कोई गाना गा के इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं लगाया था? नो। अच्छा, मेरे साथ अदम अब्बास भी मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कितने साल के हैं आप? मैं 10 साल का हूँ और मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। तो आप भी क्या साथ ही दोनों हमेशा इकट्ठे गाते हैं या अलग-अलग भी आप गाते हैं? दोनों इकट्ठे भी गा लेते हैं, अलग-अलग भी। अच्छा, तो मुझे ये भी आप बताएं कि गाना गाना किससे सीखा? वैसे ही एक ट्राई मारी थी या तो फिर बाकायदा इसको सीखने का भी शौक है? नहीं, ये तो वैसे ट्राई मारी थी। हमने ना वो ड्रामा देखते थे हम, उसके मगर जो सा गाना होता था ना, वहाँ से मैं याद करता था। जहाँ से गलती होती थी वो मेरे ताबू बता देते थे कि वहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे करो। फिर हमने ऐसे सीखा। तो आपने तो गाने की दुनिया में तो बड़ा अपना नाम कमा लिया। ये बताइए, बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं? लेकिन उसकी जो ट्राई थी वो तो बड़ी जबरदस्त किस्म की हिट हो गई है, ट्राई हिट हो गई। लेकिन इन बच्चों से ये भी पूछिएगा कि इनके पेरेंट्स इन्हें किस तरह से सपोर्ट करते हैं और पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में भी ऐसे ही हिट है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ गाना ही गाते हैं? पढ़ाई में आप कितना आगे और बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पढ़ाई में भी आगे हूँ और बड़े होकर अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और सिंगर बनूंगा बड़ा होकर। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आप बड़े होके क्या बनना चाह रहे हैं? क्या ख्वाहिश है बनने की या मौसीकी की दुनिया में ही अपना नाम कमाना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर पहले इंजीनियर की नौकरी करूंगा और फिर सिंगर बन जाऊंगा। क्या साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी जारी रखेंगे? इस हद तक, जुनून की हद तक शौक है आप? जी, मैं पढ़ाई के साथ अपनी सिंगिंग भी जारी रखूंगा। तो अभी क्या आप मुझे गाना सुनाएंगे? साहब, तमाम नाजरीन दोबारा से आपका गाना सुनना चाह रहे हैं। काफी ज्यादा वो दीवाने हैं आपके गाने के, इतना सोशल मीडिया पे हिट हुआ है। छोटे छोटे नन्हे बच्चों से सुबह सवेरे पाकिस्तान भी गवाइएगा। चले ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये जो है वो गाना सुनाए। सबसे पहले आप कौन सा गाना मुझे सुनाएंगे? बताएं, वही टाइटल सॉन्ग गा के सुना दे जो आपने गाया था। दोनों? हाँ जी। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्शे मिटाते जाओ, चलो रस्मन
निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी। वाह शाइस्ता, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बच्चों ने गाना गा दिया। अभी भी फिर एक बार फिर से हमारे व्यूवर्स के लिए तो इन बच्चों से पूछिएगा क्या इनका जो आइडियल है कोई है या राहत फ़तेह अली खान, क्योंकि ये बड़ा पसंद करते हैं, उन्हीं के गाने भी गाते हैं। तो राहत फ़तेह अली खान इनके आइडियल हैं क्या? अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताएं, राहत फ़तेह अली खान का भी आपने गाना गुनगुनाया है, तो क्या आपकी आइडियल हैं? उनको देख के ही गाने का आपको शौक पैदा हुआ था? जी, हम उनको देख के ही गाने का शौक पैदा हुआ और हम अपने पापा से मदद लेते थे। जी, ये तो जो सितारे हैं जो राहत फ़तेह अली खान के बहुत बड़े फैन हैं और इनका उन्होंने एक गाना भी तैयार किया हुआ, अगर आप फरमाइश करती हैं तो हम मुलाकात हुई है राहत फ़तेह खान से? इतने बड़े फैंस हैं तो बच्चों ने मुलाकात भी की है राहत फ़तेह अली खान के से? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। तो उनका कौन सा गाना आपने ऐसा सुना कि आपको गायकी का शौक पैदा हुआ कि हम भी इनकी तरह गाएं? अच्छा शाइस्ता, इनसे वो गाना गवाइएगा। शौक दिलाता है कि हम गाना गाएं। अच्छा, जौन से गाना आपको सुन के राहत फ़तेह अली खान का गायकी का शौक पैदा हुआ वो भी गाना सुनाए आप भी थोड़े देर। हाँ, सुनाई वो गाना भी आपने जो आपने राहत फ़तेह अली खान से। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हमें भी बड़ा मजा आ गया इन बच्चों का गाना सुन के। लेकिन राहत फ़तेह अली खान के अलावा भी किसी को सुनते हैं? राहत के अलावा कोई पसंदीदा हो आपका गुलकार कोई? नहीं। राहत के अलावा हम सबसे ज्यादा सिंगर राहत फ़तेह अली खान को ही पसंद करते हैं साहब को। क्या कभी नुसरत को सुना है? नुसरत फ़तेह अली खान को उनके कोई गाने वगैरह सुने हो, उनसे इंस्पायर्ड हुए हो? जी, उनके भी हम गाने सुनते हैं। वैसे हम तो बड़ी फरमाइशें कर रहे हैं बच्चों से गाने की, तो क्या क्लास फेलोज भी इनके और टीचर्स भी फरमाइश करते हैं कि हमें चलो जी अदम आज हम टाइम फ्री है, फ्री पीरियड है, तो हमें कोई गाना शाना सुना दो? हाँ, ये एक बड़ा मज़े का सवाल है फरमाइशी तौर पर। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने गाना गाया सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि आप सुपरस्टार बन गए, तमाम लोग आपसे फरमाइशें करते हैं। क्या इससे पहले क्लास फेलो या टीचर्स वगैरह आपसे फरमाइश करते होंगे यार मूड नहीं अच्छा, गाना सुना दो, जो है क्लास नहीं हो रही है, क्लास फ्री है तो गाना सुना दो? तो क्या फिर ऐसे में करते हैं? कभी गाना सुनाया फरमाइश पे क्लास फेलो को? जी, हमने जब भी क्लास कौन सा गाना सुनाया है इसने? तो फिर सर कह देते हैं कि आ जाओ अदम तुम गाना सुनाओ, मैं इसको बुला कर लाता हूँ और फिर हम दोनों ना गाना गाते हैं। अच्छा, ये क्लास वाले को सबका मूड भी ठीक करते हैं जब उनका मूड अच्छा नहीं होता। आप मुझे बताएं कौन सा गाना तब सुनाया करते थे? ये गाना तो ड्रामे का आपका बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ है, तो पहले आप कौन सा गाना सुनाया करते थे? पहले हम वो वाला इंडियन गाना सुनाते थे। इंडियन गाना सुनाते थे। अच्छा, चलें जी, सॉन्ग भी तैयार किया पहले था। तो इन बच्चों से हमने बातचीत की, हमें बड़ा मजा है, लेकिन इन बच्चों से दूसरे बच्चों जो इनको देख रहे हैं और बड़ा खुश होते होंगे कि भाई सुपर हिट हो गए इतने दिनों में जल्दी से जल्दी, तो मैसेज क्या देंगे इन छोटे छोटे बच्चों को?
जी बिल्कुल, जैसा कि आप मुझे बताएं कि आपके क्लास फेलो हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। आप इतनी छोटी सी उम्र में, जैसा कि गालबन आपने बताया 4 साल की उम्र में आपने गाना गाना शुरू कर दिया था। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये अब दिल में अज़्म रखते हैं कि बड़े होके हम कुछ बनेंगे, लेकिन आपने छोटी ही उम्र में ही इतना कुछ करके दिखा दिया, तो उन बच्चों को आप क्या पैगाम देंगे कि वो बड़े होने का वेट क्यों करते हैं? अभी से ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा बड़ा होके भी कुछ बन सकता है, लेकिन कोई बच्चा बचपन में भी कुछ कर सकता है। जबरदस्त। यानी कि आप उनको ये मैसेज देते हैं कि खुद को छोटा ना समझे, बच्चे भी खुद को छोटा ना समझे, बल्कि अपनी स्ट्रगल वो जारी रखें, तो बड़े होने तक वो यकीनन एक बड़ा आदमी तो बनेंगे, तो उनका नाम भी ज्यादा बड़ा होगा। वेट ना करें, बचपन से इन लोगों ने कहा है कि बचपन से ये मेहनत करें, बचपन से अपना बड़ा नाम कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता, आपका भी, अदम और नुमान आप दोनों का भी, कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त गाने सुनाए और सुबह सुबह हमारी जो है ना वो और भी खुश मिजाज और खुश रंग बना दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ना आपने देखा कि छोटे से बच्चे हैं, छोटी सी उम्र में उनके जो एम्स हैं, उनके ख्वाब हैं वो बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लेना छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं सरप्राइज रखूँगी, वो आपको नहीं बताऊँगी, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आखिर मोहब्बत होती क्या है, ख़ास तौर पर एक तरफा मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत के मसाइल क्या होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो फिर इंसान कहाँ जाए, क्या करे। इसी पर तफसील से बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप सबके और हम सबके फेवरेट कासिम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताएं, ये मोहब्बत की डेफिनेशन, मोहब्बत होती क्या आखिर? अच्छा, मोहब्बत तो अगर साइकोलॉजी में देखें तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, और इस हालत में जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो और तरह से रिलीज़ होते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ जो कह लीजिए बढ़ोती हुई है, ये जो उसकी ब्रांडिंग, जो इमेज बिल्डिंग हुई है, वो शायरों ने की है, और बिलखसूस इंडो पाक के शायरों ने तो बड़ा कमाल काम किया। उन्होंने मोहब्बत को इतना अच्छा से पेंट किया, ऐसे दिखाया कि शायद उस तरह होती नहीं भी है तो लगती है उसी तरह होती है जिस तरह शायर कहते हैं। तो बाकी स्टेट ऑफ माइंड है, जहनी हालत है, इंसान के अंदर जबिल्लतन जज्बा पाया जाता है, वो सिनफ़े मुखालिफ जो है, जो ओपोनेंट सेक्स है, उससे वो अट्रैक्ट होता है, और किसी का अच्छा लगना, किसी का दिल को भाया जाना, किसी के साथ वक्त गुजारने की तमन्ना, किसी के साथ रहने की तमन्ना, किसी से बातचीत करने की तमन्ना, किसी से राब्ता रखने की तमन्ना, ये एक मोहब्बत का जज्बा इस शक्ल में सामने आ जाता है। अच्छा, निशानियाँ क्या होती हैं, कैसे पता लगे भाई अब इसको मोहब्बत हो गई इस इंसान को? अच्छा, ये देखिए, मैं हम तो सारे, अगर इस टॉपिक को मैं आज कर रहा हूँ तो ये बड़े यंगस्टर्स वाला टॉपिक है, बिल्कुल कह लीजिए, ये इस उम्र में, मेरे इस बुढ़ापे की उम्र में, जब मैं अपनी स्टिक रख के बैठा हूँ और नज़र सही नहीं मुझे आ रहा, मैं इसमें क्या बता पाऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना आप। मेरा ख्याल है कि आप का ना चाहते किसी की तरफ ख्याल जाना, ना चाहते किसी की तरफ ध्यान होना, ना चाहते किसी की पसंद को पसंद समझना और नापसंद को नापसंद समझना, आप के सर पे सवार होना किसी शख्स का, किसी नाम का, किसी चेहरे का, आपके हर वक्त ख्याल एहसास में रहना, फिर आपकी हवालगी कि आप हर चीज़ में उसका हवाला बना लें, हर चीज़ में उससे जोड़ें, हर चीज़ में उसके रेफरेंस से सोचें, तो ये एक मोहब्बत की स्टेट है। बाकी किसी की नींद उड़ जाती है, अब जिसको आती ज़्यादा है वो सोया रहेगा, और किसी की भूख मर जाती है, तो ये फेज़ है। आज के दौर में, आज जिस हालत में मेरी बहन हालत है ना सोसाइटी में, ये बड़ा आसान हो गया ना, इसने तबाही फेर दी है, मोहब्बतों की तबाही फेर दी है। वो शायद कभी मोहब्बत का ना मिलना, राब्ते का ना होना, कम्युनिकेशन गैप, और कुछ सोसाइटी की हयादारियाँ थोड़ा सा मोहब्बत को खूबसूरत बनाती थी। आज तो आज किसी अब बच्चे से तरह कहें अपना सेलफोन दे दे, फर्क आ गया ना पहले की मोहब्बतों में और अब की मोहब्बतों में। किसी से बंदा पूछते जी आपकी मोहब्बत छूटी या टूटी, दिल टूटा तो क्या हुआ, वो 6 तो चल रही होती हैं एक वक्त में उस बेचारे की, तो 6-7 मोहब्बतें चलाने वाला, उससे आप उम्मीद करें कि उसकी कोई खालस मोहब्बत होगी, उससे खालस मोहब्बत का क्या एक्सपीरियंस।
तो वो जो ब्रीड थी सारी की सारी हमारी 80s 90s तक वाली, आप कभी ना एक हमने शायद सबने मिलकर ड्रामा देखा हो, अल्फा ब्रेवो चार्ली। अच्छा, इन ड्रामों की जो मोहब्बत की कहानी वाला पार्ट था ना, वो इतना फैसिनेट करता था, इतना डिसेंट मोहब्बत दिखती थी और इतनी कमाल की दिखती थी। आज इंतहा हो गई, कम्युनिकेशन आसान हो गई। मोबाइल ने वो जो दिल मोबाइल में पड़ा हुआ, पता नहीं हमने किस किस को भेजा होता है, वो दिल घिस गया, वो जो ऐसे करके बना होता है और ऊपर आंखें मोहब्बत वाली बनी होती हैं, पता नहीं वो बेचारा इतना टेक्नोलॉजी के जरिए भेज के हमने आधी दुनिया को पागल बना दिया। तो हुआ क्या कि वो एहसास भी कम हो गया, कहीं ना कहीं वो सतही सिर्फ एक चीज़ रह गई, अंदर दिल से एहसास इस माशरे में उस मोहब्बत का शायद नायाब हो चुका है। बिल्कुल। वैसे वन साइडेड लव भी होता है, तो अच्छा, वो वन साइडेड लव की जो कहानी है ना, वो बड़ी डिफरेंट सी होती है। अच्छा, इसमें ना ये कोई शक नहीं वन साइडेड लव होता है। मुझे ज़माना तालिब इल्मी याद आता है, हमारे साथ एक फेलो होता था। अच्छा, आपको भी हुआ था? नहीं, मैं उसकी कहानी सुनाने अच्छा, मुझे लगा कि आपने कहा ना कि ज़माना तालिब इल्मी, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, वन साइडेड नहीं मैं इससे मैं कभी नहीं गुजरा लेकिन इर्द गिर्द के मुशाहिदात काफ़ी हैं। तो वो बेचारे को मोहब्बत होगी, वन साइडेड थी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल हम सब ने कहा यार इजहार कर दो, अगर तुम इजहार नहीं करोगे तो बड़ी बुरी बात है कि वो सारी जिंदगी फिर दिल में रह जाएगी बात। अच्छा। तो गुड लक थी, मौसम कह लीजिए वो था बादलों वाला, मानसून की बारिशें उन दिनों में हो रही थी और सारा घने बादल छाए हुए थे, परिंदे चहचहा रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। मोहतरमा एक दरख्त के नीचे खड़ी थी और वो हमारा दोस्त, हम सब ने मिल के हाथ जोड़े, बिनती की, रिक्वेस्ट की, जाओ जाके कह दो। वो बड़े कॉन्फिडेंस से गया और उसको जाके कहता है बाजी मुझे आपसे प्यार है। बताने का मकसद ये, उस बेचारे का बस एक्सप्रेशन ही नहीं था उस वन साइडेड लवर के पास। तो वन साइडेड लव होता है, बाज़ औक़ात जो सामने वाला है वो नहीं समझा पा रहा, या उसका एक केयर का अंदाज है और दूसरा जो है वो गिरफ्तार मोहब्बत हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये वन साइडेड अगर आपको पता लग जाए कि किसी के पास इस तरह की आपके लिए मोहब्बत है और वो वन साइडेड है, तो उसको थोड़ा सा तरीके से कह देना चाहिए कि भाई ये आप संभाल के रखो, मुझे नहीं, सजेशंस नहीं देनी चाहिए। उसकी रीज़न पता क्या, ये जो तकलीफ में किसी को रखना या तकलीफ में छोड़ देना बड़ी ज्यादती वाली बात है। हमें नहीं पता लगता कि हमें क्योंकि इम्प्रेस करके अच्छा लग रहा होता है ना, इम्प्रेस करना बड़ा कमाल का काम है, औरत हो मर्द हो, लड़की हो लड़का हो, उसे इम्प्रेस करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा है बड़ा है बूढ़ा है कोई भी है। कई लोगों ने पीछे 10-10 बंदे लगाए होते हैं रियली। वो अपने एहसास, अपनी फील, अपने गेटअप, अपने केयर, अपना थोड़ी सी सर्विस से ना वो एक बंदा चमोड़ देते हैं साथ। तो वो बंदा बेचारा ना उम्मीद पे होता है, हम सब उम्मीद पे, वो उम्मीद पे होता है कि शायद मेरा कोई चांस चल जाएगा। तो वन साइडेड एक बंदे की अपनी कैफियत हैं, अपने एहसासात हैं, ये जुर्म है। वैसे मैं इसको बड़ा सख्त जुर्म समझता हूँ कि आपके अंदाज, आपके तौर तरीके और अतवार से किसी के दिल में ऐसे जज्बात पैदा हों जिनका अंजाम कोई ना हो, बिल्कुल, और बाद में उनका वाली वारिस भी कोई ना हो। ये बड़ा सितम और बड़ा जुल्म है, ये बीमारी है, कुछ लोगों को बीमारी होती है, उनको अपना आप दिखाना, शो ऑफ करना, एक पूरा डिस्प्ले बनाना, ये जुर्म है। मैं समझता हूँ कि आप किसी के अंदर ऐसे जज्बात पैदा कर दें जिसको उसका कोई अंजाम ही ना हो, लेके ही ना चल सके। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या बात करना चाहते हैं? माशाल्लाह दिल्ली से देखता हूँ, रूटीन से माशाल्लाह बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया। और दूसरा कासिम अली शाह साहब से ये मेरा सवाल है कि जब मोहब्बत हो जाती है तो उसके बाद उसका जो पीरियड होता है, यानी कि हिजर का जो पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें बंदे को क्या करना चाहिए, क्या उसकी यानी कि उसको मैनेज कर सके या अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसके लिए मुश्किल होता है वो सारी चीजें एक यानी कि हासिल करके उसको थोड़ा सा यानी कि कर लेना अपने आप को। मेरा मतलब ये है कि कैसे मैनेज करें कि वो चीज से हम थोड़ा सा ना हट जाएं। बड़ी मेहरबानी। अभी बताते हैं, एक और कॉलर है अफजल। अस्सलाम वालेकुम अफजल। जी अफजल, क्या बात करना चाहते हैं? जी, एक तो माशाल्लाह से आप हर रोज कोई नया अच्छा टॉपिक लेके आती है, बहुत शुक्रिया। और मैंने ये कहना है कि फी जमाना, मुझे पहले की बात तो नहीं पता, लेकिन फी जमाना मोहब्बत जो है ना, ये हमाकत से शुरू होती है और नदामत में खत्म हो जाती है। सही, ठीक है, चलें जी। पहले तो हिजर के ज़माने की बात करें, पहले तो हिजर बता दें होता क्या है। हिजर उर्दू ज़ुबान जानने वाले जानते हैं, या पोइट्स ने कहा है, ये जुदाई का ज़माना होता है। जुदाई के ज़माने में आप 92 देखें,
सुबह आराम से गुड मॉर्निंग लगाएं और साथ बेहतरीन किस्म का परांठा, एक फ्राई अंडा और ऊपर गर्मा गर्म चाय का कप भी साथ, थोड़ी सी क्या ले धनिया, उस पर मिर्चें और सारी वो चीज़ें, चाय का एक अच्छा सा कप हो, थोड़ी सी पीनी, बाकी छोड़ देनी है और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोई मसला कोई नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आपके पास करने को काम कोई नहीं। इतना जबरदस्त सोल्यूशन बता दिया आपने। इससे अच्छा सोल्यूशन क्या है? मसरूफ बंदा, जिंदगी में गुम बंदा, वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। ये आपकी पुख्तगी के लिए कुछ वाकयात किसी ज़माने में होते हैं। अब मतलब मुझे 50 साल की उम्र का बंदा के ज़माना है हिजर में मैं क्या करूं, तो पंजाबी कहते हैं ला लो जुत्ती फिर तुसी उस टाइम की करना है। तो ज़माना है हिजर को 17 साल का बच्चा पूछे, 16-15 साल का बच्चा पूछे। सो होता ये है कि कहीं ना कहीं वो ज़माना हिजर अलामत है कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। ये टूटा हुआ दिल ही कहीं रब को तलाश करता है, ये टूटा हुआ दिल ही कहीं ना कहीं अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता है, ये सजदे की तरफ जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऐसी दास्तानें जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ गई हैं, वो मजाज की नाकामी ने उन्हें हकीकत की रास्ता दे दिया। सूफिया इकराम कितने बने हैं, बड़े बड़े। एक बड़ी अच्छी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच का राइटर नेपोलियन हिल। वो कहता है मैंने 2000 साल की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं और 2000 साल की ऑटोबायोग्राफीज में मैंने पढ़ा है दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी पेन से, किसी ट्रेजेडी से और किसी इश्क की नाकामी से निकले। 2000 साल की ना, वो साइंटिस्ट निकालता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट निकालता है, वो आर्टिस्ट निकालता है, पेंटर्स रंग रंग के लोग निकालता है। वो कहता है इनका कमाल ये है कि इनको वो एनर्जी और पेन जो मिलता है, उस एनर्जी और पेन को ये चैनलाइज कर लेते हैं। तो एक और भी प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी निशानदेही कर दूं। ये सारा दुरानिया होता है चंद माह का। ठीक, आपको चंद महीने अपने आप को मैनेज करना होता है। तकरीबन 18 महीने का टाइम होता है। आपके टोटल इमोशंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं रहती। लेकिन हम लोग ना पंजाबी में कहते हैं चुंझ फसाई रखते हैं, चुंझ फसाई रखते हैं। हम लोग राब्ता रखते हैं छोड़ने के बाद भी, हम लोग जुदाई के बाद भी कहीं ना कहीं उन गलियों के चक्कर लगाते रहते हैं। हम उसके महल्लेदारों से पूछते रहते हैं उन सुनाओ दा की हाल है, और हम उसके वो लैला के गली का कुत्ता भी अच्छा लग रहा होता है। तो वो जो पुरानी तस्वीरें निकाल के हम और नूरा लाल के गाने सुनते रहते हैं, फिर वहाँ से काम खराब हो जाता है। तो अगर आप उस दुरानिये में ज़रा कट ऑफ कर लें और राब्ता हर तरह से मुनक़ता कर लें और अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में गुम हो जाए, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कॉलर पहले हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रियाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी रियाज, क्या जानना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आज के टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जी। जी करें। जी वालेकुम सलाम। जी रियाज, बात करें। हाँ जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका मैं डेली प्रोग्राम देखता हूँ जल्दी उठ के, हालांकि रात लेट सोने वाला आदमी हूँ मैं। तो रियाज नगौरी मेरा नाम है, काला से मैं बोल रहा हूँ जी। मेरा मौका ये है कि जो मोहब्बत है ना जी, डॉक्टर साहब, शाह साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं। जिस शख्स ने मोहब्बत नहीं की वो समझो दुनिया पे आया ही नहीं। लेकिन हो वाह वाह, इश्क जिसे कहते हैं, इश्क तो माँ से जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस शख्स ने मोहब्बत की नहीं वो तो समझ आया ही नहीं है। एक और कॉलर है जाहिद शाह। अस्सलाम वालेकुम जाहिद शाह। वालेकुम सलाम। जी जाहिद, क्या बात करना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है। और वाकई एक साहब ने कहा कि जो जिसने मोहब्बत नहीं की है या नहीं जानता उस दुनिया में आया नहीं है। मेरी गुजारिश है कि इस बीच में जो तवक्कुआत है मोहब्बत के बीच में, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तवक्कुआत, तो ये क्या ऐसा कोई हल है इसका कि बस जो ये तवक्कुआत हट जाए और ये फेवर मोहब्बत बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा क्या ऐसी बात है कि हम तवक्कुआत को एक साइड पे कर दें और मोहब्बत जो है नेट क्लीन हो जाए? शुक्रिया जी। ठीक है जी, मोहब्बत नीट एंड क्लीन कैसे बनाई जाए? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं, किस तरह से उन एक्सपेक्टेशंस को, ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया जाए? सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं इस तरह के सवालों के जवाब मैं क्या दूं। कौन सी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं? काहे की एक्सपेक्टेशन? हो सकता है कुछ लोगों को एहसास है जो रखने वाला है। मोहब्बत कामयाब हो जाए तो बच्चे होते हैं, नाकाम हो जाए तो आप शायर हो जाते हैं। इससे बड़ी कहानी कोई नहीं है। आप ऑप्शन खुद देख लें, कामयाब होना है एक पूरा हॉकी की टीम बन जाएगी, नाकाम हो गई
तो फिर आप अच्छी अच्छी शायरी कीजिएगा, वो उधर जाती थी, मैं इधर आता था, इस किस्म की शायरी बेवजन किस्म की करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक्सपेक्टेशन कौन सी? ये तो खिदमत करने का नाम मोहब्बत अच्छा, है, अपना आप देने का नाम मोहब्बत है, कुर्बानी का नाम मोहब्बत है, अपने आप को फना करने का नाम मोहब्बत है, अपनी मर्जी को ख़त्म करने का नाम मोहब्बत है। हमने वो जैसे चैनल पे फरमाइश हम करते हैं, गाना लगा दो, रेडियो पे फरमाइश करते हैं, हमने उसका नाम मोहब्बत रख लिया हुआ है। अल्लाह के बंदो, अपने आप को मिटाने का नाम मोहब्बत है, अपने आप को दे देने का नाम मोहब्बत है, अपनी नफ़ी का नाम मोहब्बत है। अपने आप को मिटाएं कैसे, अपने आप की नफ़ी कैसे करें, फरमाइशी बंदा बन जाते हैं। तो वो फरमाइश करने वाले का मतलब ये है कि भाई आप अपना आप नहीं दे सकते, आपने अपनी नफ़ी नहीं की। जिसने नफ़ी नहीं की उसने मोहब्बत का जायका फिर नहीं चखा। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कर दी। वैसे शाह साहब, आपने अपने आप को मिटाना और अपने आप की नफ़ी करना ये भी बड़ा ज़रूरी है मोहब्बत के अंदर, लेकिन मोहब्बत क्या अंधी होती है? देखिए, असल में ना ये जज्बात की डोमेन में पड़ी हुई है, इसकी सरत जज्बात से शुरू होती है, अकल पीछे रह जाती है। ये आंख आपके अपने एहसास में मोहब्बत होती है, दूसरा उसी आंख से किसी और आंख से देखता है, वो हवस की आंख से देख लेता है, कोई और देखता है वो लालच की आंख से देखता है, कोई नफरत की आंख से देखता है। आपके अंदर वो एहसास जो किसी के लिए है, आप उस पैराडाइम से देखते हैं तो मोहब्बत है। जब आप उस नुक्ता नज़र से नहीं देखते तो फिर कैसा एहसास और कैसी मोहब्बत? वैसे मोहब्बत जिस तरह से आपने कहा, एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, लेकिन मोहब्बत जो है इंसान कैसे करे? इंसान अपने माँ बाप से भी कर सकता है, माँ बाप का बच्चों से भी एक मोहब्बत होती है उन लोगों की, लेकिन मोहब्बत में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो इसको आगे तक लेके चलती है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा बताएं मुझे। नहीं, जैसे कि पेरेंट्स की भी मोहब्बत ही बात है, मोहब्बत खालिस कैसे हो सकती है आज के दौर की अगर बात करें? मेरा मानना ये है, ये फितरती जज्बा है, इसकी ट्रेनिंग और रिहर्सल कोई नहीं होती, इसके कोई स्कूल नहीं है, दुनिया की कोई एकेडमी नहीं है जो सिखाए मोहब्बत कैसे करनी है और कैसे हो सकती है, और कोई किताब पढ़ के भी नहीं होती। ये फिल्में देख के उल्टा खराब हो जाती है। आप जितनी फिल्में देख के मोहब्बत करना सीखते हैं, वो इतनी आपकी एक्टिंग वाली मोहब्बत होती है। आप जो ओरिजिनल हैं, आपके जज्बात हैं, आपके एहसास, बड़ी दुनिया एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर होता है। वो अपनी तन्हाई में देखते हैं, दूर जाके देखते हैं। आपको किसी की कदर थोड़ी सी तब आती है जब थोड़ा सा फासला होता है और वो वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि मोहब्बत बुनियादी तौर पे पाक साफ जज्बा ही है। उसके अंदर मिलावट, उसके अंदर तमाम लालच चीज़ें, नफसानी ख्वाहिशात आप खुद ऐड कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना पाक साफ जज्बा है कि आप इससे यकसुई हासिल करते हैं, फोकस हासिल करते हैं, जो पेन मिलती है उसको चैनलाइज कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप अपनी नफ़ी करना सीखते हैं, आप कहीं सरेंडर करना सीखते हैं, आप किसी को ओबे करना सीखते हैं, आप किसी की बात ओबे करना सीखते हैं, किसी का कहना मानना सीखते हैं, किसी के लिए जीना शुरू करते हैं। आप सोने के इख्तिताम और दिन के आगाज़ तक हर वक्त एक चीज़ अगर आप पे तारी है तो मोहब्बत है। सो कहीं ना कहीं ये यकसुई अगर आप काम पे ले आए फिर तो काम में एक्सेल कर जाते हैं। ये इतनी बड़ी एनर्जी है, जहाँ लगती है बंदा शूट कर देता है। इंजन है, सारी चीजें डब्बा होती हैं। मोहब्बत की एनर्जी किसी जगह इंजन की शक्ल में लग जाए, वो इंजन की शक्ल में लगे एडिसन बन जाता है। बड़े बड़े लोग इसी इंजन और इसी जज्बे के जरिए आगे निकल गए। जबरदस्त। एक कॉलर हमारे साथ है, एजाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एजाज अहमद, क्या बात करना चाहते हैं? जी मैं शाह साहब से बात करना चाह रहा था। जी जी। ये शाह साहब ने फरमाया कि ये इस मोहब्बत वाले जज्बे से कभी गुजरे ही नहीं, यानी कि जो मजाजी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं मतलब माजूर के साथ शाह साहब से इत्तेफाक नहीं करता है। मेरा ख्याल है कि ये जरूर गुजरे होंगे, या तो ये बताना नहीं चाह रहे या फिर शाह साहब को शायद पता नहीं है कि ये वारदात उन पे कब हो गई है। नहीं, वो आप मेरा सुना नहीं आपने, वो क्वेश्चन उनका था, मैं वन साइडेड लव से नहीं, वन साइडेड लव नहीं हुआ था। आपने सुना नहीं, मैं माफी मांगता हूँ आपको, मैं समझा नहीं सका। वन साइडेड लव, लेकिन चलिए अच्छा अभी बता देंगे आपको कि आपको कभी मोहब्बत हुई है, वो भी पूछेंगे। लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। जी सुहेल, बात करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासम साहब से बात करनी है, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, बात ये है कि जो मोहब्बत है, असल में मोहब्बत जो है वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए, वालिदैन से, बहन भाइयों से होनी चाहिए। ठीक है, आजकल जो मोहब्बत को जो सिलसिला है वो उसको मैं तो मोहब्बत नहीं मानता। इसके मसला जरा बताएं। अपनी जात से मोहब्बत हो सकती है, अपने गांव से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन आजकल जो मोहब्बत है इसको जो तरीकाकार है, जो उसमें बहुत सारे मसाइल और मामला हैं, इसमें जरा आप शाह साहब प्लीज जरा कुछ हदायत भी क्या कर दें ताकि कुछ हमारे मुआशरे में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ जो नौजवान। चलें जी, अभी बताते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अतहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात करना चाहते हैं आप? मैंने आपको बताया था मोहब्बत के बारे में बात करनी है और उसके बारे में बात करनी है। जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब सुन रहे हैं, आप बात करें। मैंने बात ये कहनी है कि किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए, अगर कोई दूसरा उसके माइंड में अगर कोई शक वाली बात कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ? चलें जी अभी बता देते हैं। जी शाह साहब, शक वाली बात आ जाए तो फिर पहले वाला जरा सवाल याद करें। पहले वाला था जी, एजाज अहमद साहब ने कहा था कि आपको कभी मजाजी मोहब्बत के बारे में फितरती बात है, मतलब मैं कहता हूँ कि वो कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता, एक नॉर्मल इंसान कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो किसी न किसी मोहब्बत के जज्बे से ना गुजरा हो किसी न किसी शक्ल में। वन साइडेड को हम डिस्करेज कर रहे थे। अब जहाँ तक रह गया रकीब वाली बात, ये फितरती बात है भाई। आप किसी के बारे में आपका कंसर्न है, आपकी फिक्रमंदी ज़्यादा है, आपके घर पे तिजोरी में ख़जाना पड़ा हुआ है तो आप उसको परवाह नहीं करेंगे। आप कोई चीज़ आपके लिए बड़ी प्रीशियस है तो वो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। कोई चीज़ बड़ी कीमती है आप उसका एहसास नहीं करेंगे। ये तो फितरती बात है, ये तो ये हो ही नहीं सकता कि आप में किसी को बंदा आपकी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, और नहीं है तो फिर परवाह नहीं होगी। अगर टॉप प्रायोरिटी पे है तो उसका सबसे बड़ा साइन ही है कि आप हर हद तक, किसी हद तक उसका एहसास और परवाह करेंगे, उससे केयर करते हैं, उससे प्यार करते हैं। खैर आपने वो नहीं बताया जो कि उन्होंने जानना चाहा था। उन्होंने कहा था कि आपको भी मोहब्बत हुई है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एबनॉर्मल बंदे को नहीं हुई होगी। मैं तो नॉर्मल की कैटेगरी में हूं। बिल्कुल सही है। चलिए कोई किसी न किसी जज्बे से गुजरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉलर थे सुहेल, उन्होंने कहा कि जी इश्क हकीकी भी होता है, जो आजकल के इश्क है उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया है। वैसे हाँ वो सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने भी आती कहा है कि जो हाल तूफान बदतमीजी आ गया इसको, और हम तो सोच, अब यूनिवर्सिटियों में मैं जाता हूँ मुझे बड़ी शर्म आती, सच्ची बात है। ये जो नई ब्रीड है सारी, उनके लिए तो इकट्ठे बैठना बातचीत करना कोई नामुमकिन नहीं ना रहा। हमारे जमाने में तो सवाल पैदा नहीं होता था। ये 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुमकिन नहीं था। यकीन करें बड़ा मायूब समझा जाता था कि आप क्लास में लड़की के साथ बैठ गए, और मतलब हमारी फ्रंट रो, हमारी वो बहनें होती थी 6 क्लास में, यूनिवर्सिटी में बीवी होती थी, हम सारे पीछे बैठे, जरूरत नहीं होती थी किसी की उस रो में जाके बैठ जाए, उनको साथ बैठ के शेयर कर ले। तो अब मैं देखता हूँ लेक्चर या सेमिनार्स में बच्चियाँ साथ बैठे होते हैं, बड़ी शर्म आती है, और उनकी हरकतें देख के शर्म आती है कि उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, उनके अंदर कोई हयादारी नहीं है। अच्छा, जब आप इतना ज़्यादा आसान सब चीज़ों को कर देते हैं ना, फिर चार्म ख़त्म हो जाता है। फिर जो एक कह लीजिए एक दिल से एक्साइटमेंट कह लीजिए वो खत्म हो जाती है आपकी साथ। बिल्कुल। वैसे एक कॉलर थे अतहर, उन्होंने कहा कि मोहब्बत अगर होती है बीच में शक आ जाए तो फिर क्या करें? मैंने वही गुजारिश की कि शक फितरती है, गैर फितरती तब है जब वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करके। फितरती तब है, वो एहसास है, वो तो केयर है। आपकी तो नई गाड़ी खरीदी हो, 6-6 बार जाके लॉक चेक करते हैं आप। आपकी कोई मतलब आपका सूट हो, आप बार बार देखते हैं खराब ना हो जाए। आपका मोबाइल फोन है, बार बार देखते हैं मेरे पास ही है कि नहीं है। तो आपकी जिंदगी में कोई चीज़ कीमती है तो आप कैसे उसको तरजीह अव्वल पे रखते, एहसास नहीं करेंगे उसको। सही हो गया। वैसे मोहब्बत बार बार भी होती है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत आप को बार बार इसलिए हो जाती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई खला है जो फील नहीं हुआ। लेकिन कोई भी सेंसिबल बंदा, देखिए ना, आखिर कहीं तो रुक जाना ना। बिल्कुल। कोई एक चीज़ है जहाँ पर आप जाके कहीं कह देते हैं ये खत्म होगी ना। हाँ। कहानी खत्म हो गई, अब मेरी मतलब एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चाहता था, जैसी ज़िंदगी चाहता था, जैसी चीज़ें वो मिल गई, उसके बाद तो फिर ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि फिर आप कंट्रोल, इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है आपका, इमोशनल कंट्रोल ही नहीं, EQ नहीं है आप में। अच्छा, वैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मोहब्बत में जिस तरह से हार जाते हैं, या मतलब उनकी वो मोहब्बत उनको नहीं मिल पाती जो उनको मतलब मोहब्बत करते होते हैं, तो तन्हाई का भी शिकार होते हैं। तो उस तन्हाई से कैसे निकलना, और वो तन्हाई का शिकार हो क्यों जाते हैं? ये डिप्रेशन होता है ज़्यादातर। डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग जब वो नाकाम हो जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर राह फरार होती है, छुप जाएं, ना मिलें, कहीं गायब हो जाएं, नशा शुरू कर देते हैं कई लोग, खुदकुशी की तरफ बन जाते हैं कुछ लोग, मलंग बन जाते हैं जी, मलंग बन जाते हैं, चरसी बन जाते हैं। तो वो मकसद ये है कि वो तो प्रॉपर फिर इलाज है उनका फिर इलाज का तो इलाज है, वैसे की जरूरत होती है, वैसे नहीं निकल सकते। या दोबारा से उनको मोहब्बत के फेस में लेके आया जाए। असल में ऐसे टाइम में अगर कोई उस्ताद मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए, कोई
शफकत वाला हाथ मिल जाए तो वो निकाल लेता है उस कुएं से। होती है कुएं और दलदल वाली हालत है, उस दलदल और कुएं से निकालने के लिए कोई शफीक इंसान मिल जाए तो टाइम का वैसे पता नहीं चला। शाह साहब गुफ्तगू इस कदर ज़बरदस्त चल रही थी आपके साथ, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू के ऊपर हम लोगों की रहनुमाई की, हमारे नाज़ुमाई की। नाज़रीन, यहाँ पर लेना एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, सर्दियों में ऐसे कौन कौन से जल्दी मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है? आज हम उन तमाम मसाइल पर बात करेंगे तफसीलन और जानेंगे कि किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो हमारे अपने गेस्ट से जो अपने उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ आपको, हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो में माहिर अमराज जल्द डॉक्टर अली काज़मी साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अर्मिला जावेद ने, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्मिला आपके वक्त का भी। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं पहले आपसे गुफ्तगू को आगाज़ कर लेते हैं। सर्दियों में अगर बात की जाए स्किन डिजीज़ की, तो ये इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं? इस तरह के स्किन में जितनी डिजीज़ हैं, ये चेंज ऑफ वेदर सीज़न के साथ समझे, गर्मी की, बरसात की, हबस की, सर्दियों की, बहुत मुख्तलिफ होती हैं। मगर कुछ सीज़न ऐसी बीमारियाँ जो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं इंसान के साथ, तो मगर कुछ हैं जो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती हैं। सर्दियों में वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो क्योंकि ड्राई स्किन ज़्यादा हो जाती है, पानी का कम इस्तेमाल हो जाता है, मौसम के अंदर वो एक ठंडक आ जाती है, एक ड्राइनेस आ जाती है, जैसे ओवर ड्राई स्किन होती है। इसमें मैं कुछ चंद ऐसी डिजीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत कॉमन है, सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ड्राई स्किन के साथ तो चलें, वो तो एक्जेमास वगैरह बन जाते हैं, मगर एक बड़ी कॉमन डिजीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और जो बेचारे पुअर लोगों में, थोड़ा अनहाइजेनिक लोगों में ज़्यादा चीज़ होती है, दैट इज़ हम कहते हैं स्केबीज़। स्केबीज़ कहते हैं ख़ारिश को। ये ख़ारिश जो पड़ जाती है तो रात को यूजुअली क्या होता है, सब लोग कहते हैं हमें रात को बहुत ख़ारिश होती है। ये एक जरासीम होता है जो कॉज कर रहा होता है, और उसमें क्या है कि जो बेचारे लोग जो अफोर्ड नहीं इतना कर सकते, तो वो एक एक बिस्तर पे दो दो बच्चे भी सो रहे होते हैं। वो उनको अगर एक को स्केबीज़ हुई है, ख़ारिश पड़ी है, तो वो जरासीम जो वो ट्रांसफ़र होता है कपड़ों से, रज़ाई से, बिस्तर से, आपके कपड़ों से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, कॉन्टेक्ट के साथ ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए ये सबसे बहुत कॉमन और सबसे वो चीज़ है जो फैलने वाली। बिल्कुल। इसमें होता क्या है, नाइट इचिंग बहुत होती है। इसका जो माइट है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो रात को क्रॉल करके एग्स ले करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे रात को नाइट इचिंग बहुत होती है इसमें। और उसका ये होता है बाकी ख़ानदान में और लोगों को भी, उससे आगे पूरे समझे बच्चे, घर वाले, माँ बाप, सबको ये स्केबीज़ आ जाती है। एक दफ़ा अगर स्केबीज़ आ जाए तो अब आपने करना क्या है, वो तो लग गई है एक दफ़ा सबको। ट्रीटमेंट सबका होता है उसमें। ट्रीटमेंट में एक मैं बताऊंगा, वैसे तो मार्केट में बहुत दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जनरली मार्केट के अंदर बड़ी एक्सपेंसिव भी हैं इसकी दवाइयाँ, मगर मैं बताऊंगा जैसे गंधक, सल्फ़र जिसको कहा जाता है, 10% कहीं से भी सल्फ़र डिस्पेंस करवा के, डिस्पेंसिंग स्टोर से 10% लेके, वो उन्होंने रात को पूरी बॉडी पे मलनी होती है, फुल बॉडी पे रात को। कोई तकरीबन कुछ दिन, 2-4 एक हफ़्ता तकरीबन आप लगाएं रात को अच्छी तरह, और आपके आर्म पेट्स, लेग पेट्स, फोल्ड्स ऑफ द बॉडीज़, उंगलियों के दरमियान, ये जगह हैं जहाँ पर सारी रात आप लगाएंगे उसको, मरहम को। अगले दिन रात को नहा के दोबारा लगा लेंगे, और साथ में कोई एंटी इच मेडिसिन भी, एंटी एलर्जी मेडिसिन लेंगे। वो तो सिर्फ उसने इचिंग करनी है, जो असल चीज़ ख़त्म करेगी वो इनको ये आम जिस्म है। वैसे तो हमारी और बहुत मेडिसिन हैं। लेकिन ये कोई जर्म होता है जो आपकी स्किन पे ये जर्म होता है, क्योंकि जिस अभी ये बताए थे कि जर्म लगने वाला, ये वो जर्म है कि जो लगने वाला होता है। जिस तरह अगर हम बाकी डिजीज़ का देखें तो वो कुछ होती हैं जो लगती हैं, कुछ होती हैं नहीं लगती हैं। जैसे अभी आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि चिकन पॉक्स के बारे में, ये वो जो लगने वाली डिजीज़ है, इनके जर्म्स होते हैं। वो चीज़ जो लगने, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, ये लगती नहीं है इंसान को, समझे, फोड़े, फिंसियाँ, ये नहीं लगेंगी। अगर आपको चिकन पॉक्स है, जिसको लाखड़ा काकड़ा कहते हैं, मीज़ल्स हैं, मम्स हैं, हर्पीज़ है, हर्पीज सिम्प्लेक्स है, ये वो चीज़ें जो एक से दूसरे को जा सकती हैं, तो वायरल मुंतकिल हो जाती हैं, वायरल वॉट्स होते हैं। तो ये उनमें से एक डिजीज़ है जो अब जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, स्केबीज़ जिसको कहा जाता है, ख़ारिश जिसको कहा जाता है। और इसका बहुत जल्दी इलाज इसलिए जल्दी करना चाहिए, वरना पूरे ख़ानदान को हो जाएगी। वही दवाई जो है थोड़ी लगनी है, पूरा ख़ानदान उसको बीमारी का जो इलाज है वो जल्द से जल्द अगर हो जाए तो वही बेहतर होता है, नहीं तो वो बढ़ जाती है। डॉक्टर अर्मिला, ये बताइए कौन कौन सी ऐसी जल्दी बीमारियाँ जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं?
अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक कंटेजियस डिजीज़ के बारे में बताया है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने पास ऑन की है कि एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर एक बच्चे को हो गई है तो हमें फ़ौरन इलाज करके उसको प्रिवेंट करना चाहिए कि वो पूरी फैमिली में ना स्प्रेड करे। इसके अलावा जो डिफरेंट बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जो कंटेजियस नहीं होती हैं, लेकिन वो सर्दियों में बड़ी कॉमनली देखने में मिलती हैं, और वो प्रॉब्ली एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है जो गर्मी में भी होती है लेकिन सर्दी के आते ही वो ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। जिस तरह से एक्जिमा है जिसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी के ऊपर होती है, बच्चों को और कुछ बड़ों को भी एटॉपिक एक्जिमा होता है जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। मतलब वैसे भी जल्द के ऊपर ड्राइनेस रहती है, रेडनेस रहती है, फ्लेकीनेस रहती है, इची रहता है, खारिश होती रहती है, और स्किन के ऊपर जो है वो किसी किसी पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बीमारी जो है वो ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर लेती है कि वहाँ से पानी रिसने लग जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सर्दियों के आते साथ ही क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो ये ड्राइनेस के साथ एटॉपिक एक्जिमा और जो कॉमन क्रॉनिक एक्जिमाज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम चंबल कहते हैं कॉमन ज़बान में। ये बहुत कॉमनली देखने में हमें ज़्यादा पेशेंट्स इस टाइम पे कंप्लेंट कर रहे होते हैं जब चेंजिंग वेदर्स होते हैं। ज़्यादा गर्मी में भी ये तंग करती है लेकिन सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा तंग करती है। इसके अलावा जो और चीज़ें हम जिसका जिक्र करना चाहिए है बिसाइड्स द ड्राइनेस एंड चंबल, वो ये चीज़ होती है कि कुछ लोगों को जोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा शुरू हो जाती है और हाथ पैर उनके नीले हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। मतलब जैसे ही सर्दियाँ आएंगी उनके हाथ पैर जो हैं वो सुबह उठते साथ वो कहेंगे कि तो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, प्लस नीली हो जाती हैं उंगलियाँ। इसको प्लीज़ आप लोग बिल्कुल ऐसे ना लें, इसको इग्नोर ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन भी है और सिम्टम भी है कि अगर आपके जोड़ सुबह के टाइम आपको तंग कर रहे हैं, आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह के टाइम खवातीन उठती हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, एकदम हाथ नीले पड़े होते हैं तो वो समझती है शायद ठंडा पानी इस्तेमाल करने की वजह से हो गया। तो इसको आप इग्नोर ना करें क्योंकि ये एक सिस्टेमिक आपकी बीमारी, मतलब जो अंदर बीमारी है जो कि आपके बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है, उसकी एक इंडिकेशन बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों को, यंग बच्चियों को, स्कूल गोइंग बच्चों को, इसके अलावा घर में रहने वाले अफराद को भी हाथों और पैरों के ऊपर छोटे छोटे से रेड स्पॉट्स आने लग जाते हैं जिसको चिलब्लेन्स कहा जाता है। सर्दियों में बड़ा कॉमनली देखने में मिला है। सर्दियों की एक खास प्रॉब्लम है, उसमें ये होता है कि वो जख्म से हो जाते हैं हाथों पैरों के ऊपर, और वो भी इसलिए होते हैं कि उनकी सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती है, हाथों पैरों के अंदर खून की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती। तो ऐसे लोग भी हमें बहुत रिपोर्ट करते हैं जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, और हम उनको पहले से ही वार्न करते हैं कि अब जब आपकी नेक्स्ट सर्दियों से पहले ही आपने हाथों पैरों का क्या हिफाजत करनी है, कैसे गर्म रखना है, दस्ताने पहनने हैं, उस पर खास किस्म की ब्लेंड की हुई दवाई मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि पहले ही उसका अगर को लाइट ना लें प्लीज, बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, और पहले से ही अगर एहतियात कर लें तो वो जो मर्ज है वो इतना इस हद तक ना बढ़े। कॉलर हमारे साथ मौजूद है फरजाना। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम जी फरजाना, क्या बात करना चाहती हैं? डॉक्टर, मेरे ना ये पाँव की उंगलियों में बहुत खारिश होती है सर्दियों में, और इतने जख्म बन जाते हैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और बिल्कुल ये सिर्फ सर्दियों में होता है? ये सिर्फ सर्दियों में होता है या आपको वैसे हमारी उन्होंने कहा था कि सर्दियों में ही होता है। एक और कॉलर है हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। हसनैन की कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ जी फरजाना, वो कह रही थी कि उनको पाँव की उंगलियों में खारिश होती है और सर्दियों में होती है। जी, ये जो खारिश की तरह, ये जिस तरह मैंने आपको बताया चिलब्लेन्स जो सर्दियों में होता है, ये बच्चों को, यंग बच्चियों को, लड़कों को ये होता ही स्टार्ट जो है वो सर्दी के मौसम में है, और उनको लगता है ऐसे कि बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, चुभन हो रही है, और वहाँ पे छोटे छोटे से रेड कलर के, पर्पल कलर के जख्म की सूरत इख्तियार कर जाता है। शुरू में तो खाली रेडनेस होती है और उसके बाद वो उस पर क्योंकि खारिश करते हैं, डिस्कम्फर्ट होती है, तो वहाँ पे जख्म भी बन जाता है। तो इस चीज़ के लिए ये कि सबसे एहतियात तो ये कि आपने अपने हाथों पैरों को गर्म रखना है। ऐसे लोगों ने सर्कुलेशन इन लोगों की अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग ऐसी क्रीम्स इनको देते हैं जिससे इनकी पेरिफेरल सर्कुलेशन, मतलब ये जो हाथों और पैर जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज हैं बॉडी की, तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो एकदम से श्रिंक हो जाती हैं सर्दी के साथ। तो हम ऐसी दवाई देते हैं कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, और ये आसानी से ठीक हो जाता है। इसको आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होती है, और उसके बाद आप थ्रू आउट बेहतर रहते हैं सर्दी के अंदर, और ये जख्म आपको तंग नहीं करता। चलें जी, ये जो है ना, ये तमाम एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर चेंजिंग आती है वेदर में, तो लोग जो हैं कपड़े जो होते हैं वो अपने जिस तरह से पिछले साल में रखे होते हैं, बेशक धो के रखे होते हैं, लेकिन अगले साल वो वैसे ही धुले बगैर वो लोग पहन लेते हैं, तो
तो इस किस्म के कपड़ों की वजह से भी एलर्जीज हो जाती हैं, और ख़ासतौर पे जो लुंडा बाजार है उधर से लोग लेके आते हैं कपड़े, वो भी पहन लेते हैं, तो बिफोर मैं इस चीज़ पे हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ये अरमलान ने बहुत अच्छा ये डिजीज़ बताई है जो चिलब्लेन्स है। सिर्फ मैं ऐड उसमें करना चाहूँगा कि ये वो चीज़ है जो हर साल मरीज़ को आनी है, आप इसको रोक नहीं सकते। तो उसमें मरीज़ को समझे दिसंबर एंड जनवरी में हाथों में ग्लव्स और वुलन सॉक्स ये पहनी, क्योंकि होता क्या हमारी खून की नालियाँ जो हैं ये तंग होती जाती हैं, सर्दी में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और हमें उसको वेजो डायलेटेशन उसकी खून की नाली बढ़ानी है ताकि खून की मकदार बढ़े उन जगहों पे। हीट से होगी, वो गर्म रखने से होगा। तो इसे बिल्कुल सही बात है कि आपको सारा दिन ग्लव्स पहनने चाहिए, जुराबें पहननी चाहिए मोटी, बल्कि पहन के सोएं, जुराब भी पहन के सोएं अगर किसी को बहुत ज़्यादा है। तो इसे एहतियात बहुत ज़रूरी, वही हम जो कह रहे हैं ना, अगर एहतियात कर लेंगे तो डिजीज़ नहीं आएगी। फिर आपने कहा कि जो डिजीज़ कपड़ों से आती हैं, बिल्कुल, एक तो ये स्केबीज़ तो बहुत कॉमन है, आती है अगर हम कहीं कपड़ों से आती है। फिर एक और डिजीज़ होती है, अक्सर होता है, लोग कहते हैं जी मैंने कपड़े पहने और मुझे उसके थ्रू हो गया, दैट इज़ अ फंगस ऑल्सो। ओके, फंगस भी ट्रेवल करती है इस तरह, जिसको धदरी कहा जाता है आम ज़बान में, वो भी एक जरासीम की वजह से होती है, वो भी ट्रेवल कर सकती है। उसमें मुख्तलिफ सर से जिस्म में कहीं पर भी आपके ना गोल्ड राउंड्स बनते हैं फंगस के अंदर, टिपिकल फीचर्स होते हैं। फिर एक और डिजीज़ को हम पेट्राइसिस रोजिया कहते हैं, ये एक रिएक्शनरी डिजीज़ आती है जो यूजुअली अक्सर होता है ऐसे कपड़े पहनने से कि जिनके बाद बॉडी के अंदर एक रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन से रेड पैचेस बन जाते हैं आपकी बॉडी पे, चेस्ट पे, बैक पे, हर जगह वो बन जाते हैं। तो इसलिए ये वो डिजीज़ हैं कि जो अक्सर कपड़े के लगने से, एंड नायलॉन वगैरह जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। याद रखें, ये हमारी बॉडी के साथ जब लगती है वहाँ पर रिएक्शन दे सकती है। तो ये वाली डिजीज़ जो इरिटेशन एंड रिएक्शन के साथ हमारी फर्दर जो ऑलरेडी नॉर्मल स्किन होती है वो इरिटेट हो जाती है, और वहाँ पर बहुत ज़रूरी है सर्दियों में आपने, अगर मैं सर्दी नहीं, कभी भी कोई आप अगर ऐसा कहीं से कपड़े ले आते हैं कि जो है उसको मस्ट धो के, दो चीज़ें और करनी है, धो के नहीं, उसको धूप लगा के और उल्टा इस्त्री करें। उसके शर्ट को अगर है तो आपने उल्टे वे में उसको इस्त्री करना है, अगर नीचे अंडर गारमेंट्स हैं उनको भी उल्टा इस्त्री करें, बिल्कुल प्रेस करें उसको, ताकि अच्छी तरह अगर कोई जरासीम है भी तो वो उसमें ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये एहतियात ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई चीज़ लाएं करें तो उसको धो के, खुश करके, धूप लगा के और फिर उसको आप फिर इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक हो गया। एक कॉलर है इसहाक, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या बात करना चाहते हैं? मेरा एक सवाल था, मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर अरमिला से कि मेरी जिल्द जो है वो बहुत सख्त हो जाती है, सर्दियों में भी होती है लेकिन गर्मियों में भी, और अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान से ये बहुत खुश्क होती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैं जानना चाह रहा था कि जिल्द नरम किस तरह होगी। ठीक है जी, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर है फैज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैज़ा, क्या बात करना चाहती हैं? मैं अपने पप्पा के अकॉर्डिंग पूछना चाहती हूँ कि सर्दियों में या गर्मियों में जब भी वो शूज पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं ना, तो स्वेटिंग की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से उनकी उंगलियों के दरमियान में ना कुछ हो जाता है, जख्म वगैरह हो जाता है, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर है असद, अस्सलाम वालेकुम। जी असद। सर मेरे बच्चे की उम्र तकरीबन 2 साल है और उसके हैंड पर ना सफेद दाने निकल आते हैं। मैंने 2-4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट को दिखाया जिल्द के, लेकिन आराम नहीं आ रहा। ये सिर्फ सर्दियों में होता है? ना, उसको तकरीबन 3-4 माह लगातार ना वो दाने निकल रहे हैं सर्दियों में। जी जी चलें ठीक है, अभी बता देते हैं। जी डॉक्टर अरमला, पहले तो आफाक ने कहा था कि उनकी जो स्किन है वो ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी सख्त होती है, उसको नरम कैसे करें? ड्राई हो जाती है। जी बिल्कुल, ये जो ड्राई स्किन कंडीशंस हैं ये इसका कोई सर्दी के साथ स्पेसिफिक ताल्लुक नहीं है, ये गर्मी में भी होती है लेकिन सर्दी में ज़रा ज़्यादा, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि ज़्यादा एग्रेसिवली आपको अफेक्ट करती है। लेकिन ये है कि थ्रू आउट द ईयर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों पैरों को जहाँ जहाँ पे ड्राइनेस होती है और थिक स्किन हो जाती है उसको आपने मॉइस्चराइज करके रखना है। इसलिए इसके अलावा हाथों पैरों के लिए जो हम लोग ब्लेंड बना के देते हैं उसमें हम ऐसी दवाई डालते हैं कि जो स्किन को ऊपर से थोड़ा सा पील ऑफ कराए,
थोड़ा सा जो रफ स्किन के ऊपर जो बन गई हुई हैं, जो जिल्द की वो लेयर्स इकट्ठी हुई हो गई हैं, उनको हम थोड़ा सा पील ऑफ कराएं, थोड़ा सा उसको सूदिंग हो जाए ताकि उसकी, तो हम उसकी सॉफ्टनेस के लिए उसमें कुछ एजेंट्स ऐड करते हैं। तो ये हम डेफिनेटली आपको हाथों और पैरों पर लगाने के लिए एक अलग से ब्लेंड करवा के दवाई देते हैं, डिस्पेंस करवा के देते हैं। इसके अलावा ये है कि कॉमनली बहुत सख्त किस्म के जो सोप्स हैं, जो बहुत मेडिकेटेड सोप्स आए हुए हैं, वो इस्तेमाल ना करें बॉडी के ऊपर, हाथों पे भी। जैसे ही आप हाथ धोते हैं, वजू करते हैं, कोशिश करें कि उसको ड्राई करके किसी नरम कपड़े के साथ ड्राई करके उसको फौरन से पहले हैंड क्रीम या जो भी आपके पास बॉडी मॉइस्चराइजर वगैरह अवेलेबल है तो आप लगा लें। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप हल्का सा ऑलिव ऑयल या हल्का सा कोई बेबी ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि आपको वहां पे मॉइस्चराइजिंग हो जाए, सॉफ्टनेस हो जाए। और ऑफ कोर्स जब बहुत थिक जी, जो बहुत बड़े बड़े थिकनेस के वो बन जाते हैं पैचेस, और वो केलोसिटीज की तरह बन जाते हैं, मतलब हमारी ज़बान में उसको केलोसिटीज कहते हैं, जिसमें बहुत थिक स्किन इकट्ठी हो जाती है और पेनफुल भी हो जाती है। उसके ऊपर फिर हम एक पैच लगाते हैं, हमारे क्लिनिक्स पे बड़ा कॉमन सा हम लोग एक पीलिंग एजेंट का पैच लगा देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो सारी जिल्द नरम होकर वहाँ से उतर जाती है, जो पूरा एक गोला सा बन जाता है वहाँ पे उस जगह के ऊपर, और वो आपको फिर बाद में तंग करता है, तकलीफ देता है वो भी। इसके अलावा मार्केट में बहुत से ना पैचेस बने बनाए अवेलेबल हैं, तो वो वहां से भी परचेज करके अच्छे केमिस्ट पे जाएंगे, ठीक करवा सकते हैं अपने आप को, और वो बहुत महंगे नहीं होते, बिल्कुल वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। चलिए ठीक है, वो आप 2 दिन के लिए लगाते हैं प्लास्टर की तरह, तो वो जगह आपकी सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसकी एहतियात करें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फिजा थी, उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब जो हैं उनकी फिंगर्स में पाँव की जख्म हो जाते हैं शूज पहनने के बाद। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि देखें अगर सर्दियों में यूजली इंसान क्या करते हैं कि आप पाँव गीले करके नमाज पढ़ी, वज़ू किया, तो आप फ़ौरन सॉक्स पहन लेते हैं या सारा दिन सॉक्स पहने रखते हैं। तो जब पाँव के दरमियान पसीना आता है तो वहाँ पर जरासीम ग्रो करना शुरू करता है। तो हमेशा हम कहते हैं कि जब आप नहाएं, वज़ू करें, एक तो उसको फौरी तौर पर ड्राई करें, कपड़े से, टिश्यू से एकदम उसको ड्राई करें, क्योंकि जब पसीना रहेगा, वहाँ मॉइस्चर रहेगा ना, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगस का, धदरी का। तो ये धदर है जो छोटी उंगली के, देखें हाथों में अगर आप नहाते हैं, धोते हैं, तो ये आपके एकदम खुश्क हो जाता है। पाँव की उंगलियाँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेटेड होती हैं, वहाँ पर आप उसको अगर गीला रखते हैं, ड्राई नहीं करते, तो वो वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा और वो जरासीम है जो ग्रो करता है। जी, वो इसलिए गलती है कि वहाँ पर वो जरासीम जो है वो ग्रो करता है, वो वाइट कलर का एक डेड टिश्यू वहाँ पर बन जाता है। उसके साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए, इंसान नोचता है, तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, फंगस के साथ साथ बैक्टीरियल। तो 2-3 चीज़ें मैं उनको बताना चाहूँगा। पहला तो है कि फ़ौरन पाँव को ड्राई करें, ये उनके लिए नहीं, हर एक के लिए। जब नहाएं, वज़ू करें, फ़ौरन पाँव को ड्राई करें, उंगलियों के दरमियान, छोटी उंगली उससे अगली उंगली, उनको ड्राई करें ताकि वो जरासीम वहाँ पर ग्रो ना करे और वहाँ पर मॉइस्चर ना रहे। सेकंड, अगर हो गया है तो उसको नोचें ना, वरना आपकी फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल शुरू हो जाएगी, इन्फेक्टेड फंगस हो जाती है उसके अंदर, वो फिर वहाँ पेन भी होगी उनको। वहाँ पर हमें एंटी फंगल के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी उसमें। तो इसलिए पॉइंट ये आता है कि हमेशा ड्राई रखें अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी। फोल्ड्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ड्राई रखें। जब नहाएं धोएं फौरी तौर पर इसको ड्राई करें ताकि मॉइस्चर के साथ वहाँ पर अगला जरासीम डेवलप ना हो। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। जी वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे ना एक्जिमा हो जाता है मेरे माथे के ऊपर और मेरे पाँव के जो है ना ऊपर वाली साइड के ऊपर, और ये होता है, लेकिन ये अब सर्दियाँ इनमें खत्म हो जाता है, गर्मियों में ये ज्यादा स्वेयर हो जाता है। अच्छा, गर्मियों में हो जाता है, ठीक है जी, गर्मी हो जाता है और मेरे माथे के ऊपर ना निशान बढ़ जाते हैं पाँव के ऊपर ना। तो मैं अगर कोई ओपन चप्पल पहनता हूँ, सैंडल वगैरह पहनता हूँ, तो उससे ये मतलब हाईलाइट हो जाता है ज्यादा, फिर उस पर खारिश भी होती है माथे पे भी। तो मैंने पता किया लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है ये। चलें ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। एक और कॉलर है इशफाक। अस्सलाम वालेकुम इशफाक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या बात करना चाहते हैं? मैम हम ये बात करना चाहते हैं कि ना मेरी जो जिल्द है ना वो सर्दियों में तो खुश्क हो जाती है और काली हो जाती है। अच्छा, खुश्क हो जाती है और काली हो जाती है सर्दियों में? हाँ, सर्दियों में खुश्क इतनी ज्यादा हो जाती है और उससे ना सारा काला रंग जिल्द का हो जाता है। उसको चलें जी बताते हैं। एक और कॉलर है याकूब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं डॉक्टर साहबान से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो स्किन की स्काल्प है, स्पेशली जो सर और बाल और उसके जो खुश्की वगैरह है,
ये स्काल्प बहुत ज्यादा सर्दियों में उतरता है। इसके लिए फार्मासिस्ट मुझे कोकोनट ऑयल में मिले कुछ मेडिसिन देते हैं, एसिड वगैरह, तो वो लगाने तक तो ठीक है, लेकिन मुझे वो डेली लगाना पड़ता है। उससे बाल भी बहुत कमजोर हो गए, गिर भी रहे हैं। तो इसके लिए अगर कुछ बताएं, लेकिन वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये फॉर लाइफ आपके साथ यूं ही चलेगा। ये ऐसी बीमारी टाइप है कि जो हटने से लगाने से हटेगी नहीं, आपको फॉर लाइफ रहेगी। तो इसमें क्या बेहतर करना चाहिए मुझे? चलें जी, ठीक है, अभी बताते हैं डॉक्टर साहब। पहले मोहम्मद याकूब का ही जवाब दे दें। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन है कि जो सर में सिकरी आ जाती है, डैंड्रफ कहते हैं इसको आम ज़बान में। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आती है। पिटोस्पोरम ओवेल होता है, एक फंगल टाइप मेलासेजिया, एक जरासीम होता है जो कॉज कर रहा होता है। सर्दी में ज़्यादा आता है क्योंकि सर्दी में आप सर ज़्यादा धोते नहीं। आप ये देखें 2-2, 3-3 दिन इंसान सर नहीं धोता। जब वॉशिंग नहीं होती तो वहाँ हीप ऑफ स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं सर्दियों में। गर्म पानी के इस्तेमाल से भी हो जाता है। जी, गर्म पानी ओवर यूज़ करने की वजह से भी होता है। और ये वो चीज़ है कि जो इनहेरिटेंस में भी आती है। आप ये देखें सिकरी जो होती है, सबसे पहले हम डैंड्रफ के बारे में पता करते हैं आपके पेरेंट्स में थी। वो यूजुअली होता है कि हाँ जी पेरेंट्स में भी थी, तो इसलिए वो आप उसको अंदर जेनेटिकली ठीक नहीं कर सकते। मगर जब सर्दी आएगी तो आपको एक तो शैम्पूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन शैम्पूज़ में एक ऐसे चीज़ें डली होती हैं जो जरासीम को किल करती हैं, वो जो जरासीम कॉज कर रहा होता है उसको। उनमें केराटोलिटिक्स डले होते हैं। केराटोलिटिक्स किसको कहा जाता है? जो कि हमारी जिल्द के ऊपर रंदा फेरते हैं। रंदे से मुराद है कि जो स्केल्स को स्केल ऑफ करते हैं वहाँ पर से। तो इसी ये शैम्पूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हम लोशंस देते हैं। वो लोशन जो जाके इफेक्ट करेंगे, उसको सॉफ्ट करेंगे स्कैल्प को, वहाँ पर जहाँ पर हीप बन रहा है और उसको क्लियर करेंगे। मगर ये हर साल होगा, या जिस हमने कहा चिल्ड्रेंस किसको लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम अगर है उनको तो दोबारा अगली सर्दी में फिर होगा। तो इसलिए उनको जब सर्दी आएगी अपना हैबिट चेंज करनी है और अपना सिस्टम को चेंज करना है कि शैम्पूज़ का इस्तेमाल कैसे, जो डॉक्टर बताएंगे, जो लोशंस देंगे उसके अंदर। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो जाएगा सर्दियों में जब हम देंगे शैम्पूज एंड लोशंस देते हैं, जो है वो जारी रहेगा, वो जारी रखेंगे इनका, वरना अगली सर्दी फिर हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर अर्मिला, एक कॉलर थी जिन्होंने कहा कि उनकी स्किन जो है वो खुश्क और काली होती है सर्दियों में। जरा क्विकली से जवाब दीजिएगा इनका। जी, एक्चुअली सर्दियों में ज़्यादातर ये जो मैंने कहा ना ड्राइनेस ज़्यादा होती है, उससे पहले एक कॉलर ने कहा था कि मुझे गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये वेरिएशन भी होती है। कुछ लोगों को सर्दियों में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है, लेकिन बात ये कि जिनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और डल हो जाती है और काली हो जाती है, उनके लिए यही है कि अब एहतियात करें। सबसे पहली बात, सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि आप ज़्यादा सन सेंसिटिव भी हैं, डार्कनेस भी हो रही है। एट द सेम टाइम मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करके रखना है। अगर कोई पैचेस बन गए हैं जिस्म के ऊपर खुश्की के, तो उसके ऊपर फिर हम लोग दवाई देते हैं, प्रॉपर स्टीरॉइड बेस्ड आपको क्रीम्स देते हैं ताकि वो फौरन से पहले वो जगह आपकी हील अप करे। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड का यूज़ जो है वो हम एक्जिमा वालों को मना कराते हैं। एक्जिमा वाला जो पेशेंट होता है, चंबल वाला जो पेशेंट होता है, एक दफ़ा हमारे पास आता है, हमसे दवाई ले लेता है, उसके बाद उसको लगता है कि जिस तरह हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बीमारी आपके साथ सारी जिंदगी रहनी है और आपने सारी जिंदगी अपना एहतियात करनी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसी प्रिस्क्रिप्शन को जब भी बीमारी होती है फार्मेसी पे जाके पकड़ाते हैं और वो दवाई दोबारा लेके इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मतलब सेल्फ मेडिकेट करते हैं। ठीक है, दवाई को सही इस्तेमाल कर रहे हैं बट वो उसको बहुत ओवरडू कर रहे हैं। उसकी वजह से स्किन पतली हो जाती है। स्किन के ऊपर बजाय इसके कि बेहतरी आए, प्रॉब्लम होने लग जाता है। ठीक है, तो इससे मैं मना कराऊंगी कि ये चीज ना करें। डेफिनेटली हम लोग ये मैसेज देते हैं कि एक दफा अगर चंबल हो गई है या ड्राइनेस या ड्राई स्किन कंडीशन है, उसके लिए आपको उसके साथ अपनी लाइफ स्टाइल को भी अडेप्ट करना है, अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी है। लेकिन प्लीज एक चीज का ख्याल रखें कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिख के दी है उसको बार बार अपनी मर्जी से डॉक्टर की हिदायत के बगैर मत यूज करें, क्योंकि वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए को उल्टा प्रॉब्लम देगा। इसी तरह एक जो शुरू में कॉलर थे जिनका 2 इयर्स का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, और वाइट से उन्होंने कहा कि चेहरे पे इसको छोटे छोटे दाने आ रहे हैं। अब देखें ये बहुत जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है ना, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, इनके साथ हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ये बच्चे को लाजमी है आपके ऊपर कि आपने इसको लेके जाके सबसे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट खुद जिस डर्मेटोलॉजिस्ट को रेकमेंड करे आप उसके पास ले जाएं अपने बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे को देखना इस स्टेज पे बहुत जरूरी है। खुदा ना खासा सिंपल सी भी चीज हो सकती है कि जिस तरह माइलिया है जो कि हल्का सा आप ज्यादा पसीना बच्चे को आ रहा है, स्वेट ग्लैंड्स उनकी मैच्योर नहीं है,
छोटे छोटे दाने सफेद से बन जाते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस बच्चे को मोलस्कम या कोई ऐसी चीज ना हो, हर बीमारी का इलाज भी होता है और इसका इलाज प्रॉपर करवाना चाहिए। सिर्फ ये है कि टाइम का पाबंद होना चाहिए इंसान को, कि टाइम पे उस चीज को, बीमारी की तशखीस करके उसका इलाज कर लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्मिला आपका भी और डॉक्टर अली काज़मी आपका भी कि आपने इस अहम मौजू पर हम सबकी रहनुमाई की है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ज़रूरी बात है यहाँ पर कि आपने एहतियात करनी है। अगर कोई चीज़ मसला हो गया, कोई बीमारी हो गई है, तो उसका इलाज मुमकिन है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो भी आपको हिदायत दे उसको फॉलो करें और जो इलाज है वो मुमकिन होगा और यकीनन आपकी स्किन भी है वो भी ठीक रहेगी और बाकी मसले भी आपके हल हो जाएंगे। आप लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और अहम मौजू इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे सवेरे पाकिस्तान। गुफ्तगू का आगाज़ मुसरत अपा आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी अरसे से काम भी कर रही हैं इसके ऊपर। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें उन लड़कियों की, उन ख़वातीन की जो कि विक्टिम है तेज़ाब गर्दी की, तो इस किस्म की जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, पहले तो बताइएगा कि कितनी तादाद है उन लोगों की और किस तरह से आप उन लोगों को हैंडल करती हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म के केसेस जब सामने आते हैं। जी, डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन को तकरीबन 18 साल हो रहे हैं और हमारे पास इस वक्त मोर देन 766 बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन, छोटी बच्चियाँ जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया या उनको जलाया गया जानबूझकर। और हमने रिसेंटली जो हादसाती तौर पे जल जाते हैं उनको भी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया कि जो अगर किसी घर में गैस लीक से आग लग गई, बिल्कुल, तो जो मर्द हजरात हैं उनकी तो फ़ौरन इलाज हो जाता है। ख़वातीन को उनकी जेंडर की वजह से अब चलो ये तो बोझ है, अच्छा है, जल गई है तो मर भी जाए तो अच्छा है, या इसका क्या करना, अब तो इसका कुछ आगे फ्यूचर नहीं है। तो वो भी एक ह्यूमन राइट्स की जो है वो अगर देखा जाए तो खिलाफ वर्जी है कि जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन, वो एक औरत है, एक बच्ची है, एक लड़की है, तो आप उसका इलाज ना करें। सो हमारे पास जो बच्चियां और ख़वातीन और बाकी अफराद भी आते हैं, हमारा काम जो होता है वो ज़ाहिर है कि उनकी तकलीफ़ का मदावा सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से होता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर दिया, फिर क्या? क्या उनके लिए जॉब्स मौजूद हैं? क्या उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो, तो हम उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाते हैं, वो हुनर जो कि वो घर बैठ के भी कर सकती हूँ और वो हुनर जो कि वो बाहर निकल के भी कर सकती हैं, जिसकी इजाज़त उनके घर वाले देते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जलने के बावजूद भी वो बच्ची जो है वो उसके जो घर वाले होते हैं वो उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। लोगों का रवैया ऐसा होता है जो कि तकलीफ़ दे होता है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि घर वालों के लिए भी। सो हम जब उनको ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको जहाँ उनको बाइख्तियार बनाते हैं, जहाँ वो बाइख्तियार बनती हैं, ख़ुद एतमाद हो जाती हैं और जहाँ पर वो अपने पैसे कमाने लगती हैं, तो उनके अंदर एक मजबूती आती है। ये मजबूती वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, घर में भी उनकी जो घर के अफराद होते हैं, ए तो साड़ा पुत्र है, तो वो ऑटोमेटिकली वो लड़की जो बोझ थी वो बेटा बन गई, ठीक है, चाहे वो जली भी सही। तो इस तरह से फिर वो अपने घर में बैठ के काम करे, या हम जैसे हम ब्यूटी का उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जो कि हर बच्ची चाहती है बेशक कि वो खूबसूरत नहीं रह गई लेकिन उनके दिल खूबसूरत हैं, तो खूबसूरत और ख्वाहिश भी होती है। तो फिर उस तरह से वो फिर अपने आप को अपने घर के अफराद को मिलाना, फिर अपने मोहल्ले के अफराद को मिलाना। सो फ्रॉम इंडिविजुअल टू अ हाउस होल्ड टू मे बी दैट एरिया एंड देन इवेंचुअली एक ऐसा जो इंडस्ट्री है वो इस तरह की है जिसमें और भी बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो काम पर आना शुरू कर देती, क्योंकि ये ख़वातीन ओरिएंटेड वर्क है जिसके अंदर कोई एतराज़ात जो है ज़रा कमी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स का दिन है, तो इसमें तो हर वो इंडिविजुअल आता है जिसको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उन पर भी हम बात करें। तो बिल्कुल जी, मैं सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हुकूक की जब कभी भी बात करें, ठीक है, मगर ख़वातीन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें, बिल्कुल जिम्मेदारियाँ निभाएं
और फिर हुकूक के लिए खड़ी हो जाए। बिल्कुल, अपने हुकूक के लिए खड़े होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभानी चाहिए। जिस तरह से हम हुकूक पर बात कर रहे हैं तो बच्चों के भी बड़े हुकूक होते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, गुलाम फातिमा साहिबा, कि वो बाहर बच्चे साइकिलों की दुकानों पर काम कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या काम कर रही हैं? हम ऐसे बच्चों के लिए एक तो हमने एजुकेशन सेंटर खोले हुए हैं, बनाए हुए, जहाँ पर हम उनकी एजुकेशन करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, अपना प्राइमरी स्कूल के नाम से। बिल्कुल। और दूसरा फिर हम ये भी करते हैं कि जहाँ करीब गवर्नमेंट के स्कूल हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में इनरोल करवाते हैं। अभी रिसेंटली हमने शेखुपुरा में 417 बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल में इनरोल करवाया। इसी तरह पाकपतन, लाहौर में और पंजाब के हम 22 एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बच्चों की जो है ना एजुकेशन, उनको चाइल्ड लेबर से निकाल कर जब उनकी रिलीज़ करवाते हैं। ख़ास तौर पे भट्टा मजदूरों को हमारा फोकस है, एग्रीकल्चर वर्कर के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर से निकाल के तो उनको स्कूलों में दाखिल करवाना और उनकी एजुकेशन को इंश्योर करना। ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हर लेवल पे हम कहते हैं कि इस किस्म के काम हमें करने चाहिए कि हम पाकिस्तान में जिस तरह से अगर बात की जाए हर एक को हुकूक जो है उनको मिलने चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अगर मुसरत आपा हम देखें ख़वातीन पर पुरतशद्दुद वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बच्चियों की बात करें, छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन तमाम पे बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, रिपोर्ट होते हैं, आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं। लेकिन इस किस्म के इक़दाम को रोकना किस हद तक मुमकिन है और कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए, इस हमारे मुल्क में हर चीज़ का कानून मौजूद है। हमारे मुल्क में तो दरख्त का भी कानून है और जानवरों का भी है, तो इंसानों की भी कानून मौजूद है। जो असल चीज़ है वो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक पूरा सिस्टम जो है उसको आगाही का एक पूरा का पूरा दर्ज देना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ से छोटी बच्चियों से लेके उनके घर वालों से लेके गांव शहर, उसके बाद फिर वो लीगल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे जैसे पुलिस स्टेशन के बारे में फातिमा ने भी जिक्र किया, या हमारे ऐसे कल्चरल नॉर्म्स हैं कि अगर बच्चियों के साथ कोई ऐसे हादसात या वाक़यात हो जाते हैं तो उसको छुपा लिया जाता है। बिल्कुल। उसको बहर सूरत बाहर लाएं, क्योंकि उसका बताना, उसकी आगाही देना जो है शायद 10 और बच्चियों को बचा ले, उनको बचा सकती है। उस कानून के तहत जितनी जल्दी स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स होने चाहिए, पकड़ा गया परपेट्रेटर सज़ा दे, सज़ा फौरन होनी चाहिए, ताकि एक डिटरेंट कायम हो कि देखें कानून जो है ना उसका सख्त होना जो है वो मायने नहीं रखता जितना उसका सर्टन होना, यकीनी होना मायने रखता है। यकीनी होना वाकई में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अभी जैसे आप और बहुत सी दफ़ा ऐसे जब ये कानून के हवाले से अगर किसी को सज़ा भी मिलती है तो मूव कर देते हैं कि जी मेरा गबरू जवान है या बीवी ने मियाँ को माफ़ कर दिया। लेकिन इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत अच्छा जो था वो फैसला दिया, जब एक शौहर ने कहा कि जी मेरी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया, तो उन्होंने कहा कि तेज़ाब से जलाए जाने का जो अमल है वो मौत से भी बदतर है। तो उसको जो है आपने उन्होंने उसकी सज़ा जो थी वो कम नहीं की, बल्कि मेरे तो ख्याल में उसकी सज़ा और बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे जो केसेस होते हैं और इस तरह से अगर विक्टिम्स अगर आते हैं और इस तरह के कोई कल्प्रिट्स आते हैं तो उनका बिल्कुल एक जो है ना उसको सज़ा देनी चाहिए, कानून है उसका लागू होना, बढ़ा देनी चाहिए। बाउंडेड लेबर की अगर बात की जाए तो इसमें किस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं और कितनी हद तक है ये? देखिए, पाकिस्तान में जो वैसे तो इसके कोई स्टैटिस्टिक्स जो है ना कभी कोई सर्वे नहीं करवाया गया, मौजूद नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो ब्रिकलेन इंडस्ट्री है, जिसमें 4.5 मिलियन बॉन्डेड लेबरर हैं, स्लेव वर्कर्स हैं, फोर्स्ड लेबर उनसे ली जा रही है। और सर्दी के इस मौसम में उनकी क्या हालत है ये अगर कोई जाके भट्टे पे देखे या जो एग्रीकल्चर के है एरिया उनमें जाके देखे तो फिर पता चलता है कि उनको निमोनिया भी है, उनको सर्दी से बुरा हाल भी है, उनकी स्किन प्रॉब्लम भी है, और लेकिन वो मजबूर हैं काम करने पर। और उनकी जो हमेशा जो स्लेवरी है या जो गुलामी है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है वेज के साथ। बिल्कुल। तो एक मजदूर जो
12 घंटे में 1000 ईंट बनाते हैं, एक फैमिली, पूरी फैमिली, बिल्कुल 4 से 5 लोग, और उनको जो वेज मिलेगी वो 500 रुपया आज मिलेगी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा ये बड़ा जुल्म है। फिर वहाँ पर हमारी ख़वातीन महफूज नहीं है, हमारी ख़वातीन के कोई राइट्स नहीं है, उनको काम की कोई शिनाख्त ही नहीं है, काम वो कर रही हैं, बच्चियां काम कर रही हैं, बेटियां काम कर रही हैं, बहनें काम कर रही हैं, पूरी फैमिली बीवी काम कर रही है, पूरी फैमिली काम, पर उसकी जो वेज है सिर्फ 500 वो सिर्फ 500 रुपया एक दिन का नहीं, 10 से 12 घंटे का, 10 से 12 घंटे का, और वो उन ख़वातीन को वो वेज नहीं मिलती बराह रास्त, वो जो 500 रुपया भी दिया जाता है वो उनके मर्द के जो है वो उनको दिया जाता है। तो ये ख़वातीन एक ही वक्त में इन्होंने बच्चों को भी पैदा करना है, इन्होंने बच्चों की परवरिश भी करनी है, के ऊपर आती है, घर की देखभाल वेजेस कोई भी नहीं दी जा रही हैं। फातिमा खान, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से गुलाम फातिमा भी बात करें कि वेजेस नहीं दी जाती हैं, तो बाउंडेड लेबर के लिए कोई कानून बनाए गए हैं? देखिए, वेजेस से रिलेटेड कानून मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से अभी मुसरत आपने भी कहा कि कानून जो है वो सारे मौजूद हैं, लेकिन लेकिन अगर कानून मौजूद हैं, वही मैं कहना चाह रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है? कानून तो होते हैं, हर चीज़ का कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी आती है, देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो जुडिशरी पे आती है। हमारे यहाँ केसेस का जो रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर उसमें और बहुत इश्यूज आ जाते हैं कि हमारे पास जजेस का नंबर बहुत कम होता है कि जो वो केसेस को हैंडल करें या देखें। कोर्ट्स के और अपने बहुत अंदर के मसाइल होते हैं कि जिनको डील करना पड़ता है, वो फिर एक और लंबी डिबेट आ जाती है। लेकिन फिल वक्त अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में एग्जीक्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों पे आती है, लेकिन ज़्यादा जुडिशरी पे आती है कि इन केसेस को एज सुन एज पॉसिबल पुराने केसेस को ख़त्म करें, और ताकि नए केसेस जो आ रहे हैं वो भी साथ साथ केसेस इतने प्रोलॉन्ग होते जाते हैं, इतने अरसे तक चले जाते हैं कि लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और उनको रेमेडी जो है वो उनके मरने के बाद मिल रही होती है। तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑन करना आना चाहिए हर डिपार्टमेंट को, हर इंस्टीट्यूशन को, और बजाय ये कि पॉलिटिकली जो है वो आपस में लड़ते रहें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। इंसाफ के उसूल को आसान बनाना होगा, हमें यही करना है कि हमें अपने तौर पर जो इंसाफ का उसूल है उसको आसान बनाना है। मुसरत, आप लास्टली मैसेज क्या देंगे आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये इसमें ऐड करूं कि देखिए जैसे फातिमा ने बताया कि जुडिशरी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इतने केसेस जो पड़े हुए हैं, इसीलिए जो जिरगा सिस्टम था ना, बिल्कुल गांव का बड़ा, घर का बड़ा, तो उसमें ये था कि जी वो जिम्मेदारी ले और वो उसका फैसला कर दे, वो फटाफट हो जाता था। मगर वो फिर फैसले भी ऐसे होने लग गए जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन शुरू हो गई। सो मेरा पैगाम जो है वो हम सब लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी इंडिविजुअली जो है ना वो संभाले, देखें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान, हमारी किताब ऐसी जो सब जानते हैं, प्लीज़ उसको पढ़ें, समझें, और उसमें आप देखें कि ये कहा गया है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस गलत करने वाले का हाथ पकड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो हिम्मत नहीं रखते तो ज़ुबान से बोलिए, और अगर ज़ुबान से भी नहीं बोलने की हिम्मत रखते तो दिल में बुरा कहें, दिल में बुरा कह लेना चाहिए। प्लीज़ इस जिम्मेदारी को संभालें, जिम्मेदारी इंडिविजुअल जो है। आज का जो दिन है ह्यूमन राइट्स का दिन है, तो इसके ऊपर यही है मैसेज सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी इंडिविजुअली जो है वो संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का कि इस अहम मौजू पर और आज के दिन के हवाले से आपने 92 न्यूज़ और बिलखुसूस सुबह सवेरे पाकिस्तान को अपना वक्त दिया है। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से संभालें। तो ये मैसेज है आज का, इसको ज़रूर आप इस पर अमल कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।